नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल में रमेश कुमार। काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही ड्यू टू बहुत सारे काम थे हमारे। आज हम ला रहे हैं अपने चैनल पे पहली बार पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फार्मेसी और ड्रग रिलेटेड चीज़ों पर, कि हमारे इस एरा में द ड्रग एरा इसको हम कहते हैं। इस पे ड्रग्स की क्या अहमियत रहेगी, तो इस चीज़ को बात करने के लिए हमारे गेस्ट आए हैं प्यारे सुमित कुमार। जी जी So welcome to our guest, Derek Sumit Kumar. He is Sumit Kumar is a registered pharmacist who completed his college from he completed his course from the reputed college. इन्होंने काफ़ी जगह पर काम किया है और इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस की हमारे जनरल चीज़ों पर भी काफ़ी अच्छे से हम लोग खुल के बात कर सकते हैं। So let's move on to our session. Our first topic is the evolution of the drug industry. So हमारा क्वेश्चन है हमसे कि हमारा ड्रग इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुआ। अच्छा। तो हम पिछले दशकों में देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई और क्या मेजर शिफ्ट हो सकता है ड्रग डिस्कवरी एक्सेसिबिलिटी में, मतलब जो आप पहले समय था और आज के समय क्या कर रहे थे। जी, पहले तो नमस्कार आपको, आपने मुझे मौका दिया है ना। तो देखिए मेन चीज़ क्या है कि फार्मेसी आज के दिन में या फार्मेसी की इंडस्ट्री है बहुत डेवलप हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न है देखिए अभी जो है जितने भी मेडिसिन बन रहे हैं, पहले जो चलता था अभी जो चल रहे हैं मेडिसिन बन रहे हैं मेडिसिन ये अलग है पहले से, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं है ना, और लोगों के बीच में एजुकेशन बढ़ रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है। और टारगेट थेरेपी मेडिसिन चल रहे हैं, जैसे कि टीबी का दवाई हो गया या कैंसर का दवाई हो गया, तो ऐसा मेडिसिन बना रहे हैं कंपनी वाले कि सिर्फ उसी दवाई को यूज करके, कंपनी वाले नहीं बनाते तो फार्मासिस्ट ही, लेकिन वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये उसी दवाई को यूज करके एक टारगेट डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये अचीवमेंट है इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देन दूसरी बात है बायोलॉजिकल चीज़ें, जैसे कि वैक्सीन हो गए या एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हो गए, एंड डिजिटल मार्केट में बहुत सारे कंपनियां हैं जो डिजिटल मार्केट में भी काम कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि आज के दिनों में एवोल्यूशन में हेल्प कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है। I hope आप सबको समझ आया होगा। So next topic हमारा टॉपिक होने वाला है the rise of self medications। अच्छा। तो इसमें क्वेश्चन हमारा बनता है कि आजकल के ज़माने में सेल्फ मेडिकेशन बहुत कॉमन हो चुका है। हम जाते हैं मार्केट, खुद से जो भी बीमारी होता है उसका भी दवाई ले आते हैं, पर आपको पता है कि इनसे काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं, इसमें ये बताएंगे कि इनसे क्या पोटेंशियल डेंजर्स इस ट्रेंड में बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, देखिए बहुत ज़्यादा इसका है ना, आजकल के ज़माने में इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। मेन चीज़ देखिए होता है क्या कि गांव के जो लोग होते हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनको उतनी सुविधा होती नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी उतने मिल नहीं पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे एक डॉक्टर चलता है जिसका नाम होता है झोला छाप डॉक्टर, जो कि कोई ख़राब नहीं होता ये, और ना ही ये एक तरह से बहुत अच्छा काम करता है हमारे समाज के लिए, क्योंकि ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। कोई ज़रूरत पड़ा 12 बजे रात को भी ज़रूरत पड़ता है तो उस समय भी ये आ जाते हैं। MBBS डॉक्टर नहीं आएंगे 12 बजे रात को झोला लेकर के, है ना, तो मान ला देखा जाए तो वो सबसे बढ़िया है हमारे गांव के लेवल को में झोला छाप डॉक्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इसका मिसकंसेप्ट ये है कि ये लोग झोला छाप डॉक्टर इसलिए हमने बोला कि क्योंकि उसके पास उतने ज़्यादा नॉलेज नहीं रहते हैं दवाई के बारे में, और वो दवाई कुछ भी दे देते हैं और लोग उसको खा के ठीक होते हैं।
और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, गूगल से देख लिया दवाई के बारे में, इंस्टाग्राम में देख लिया, फेसबुक में देख लिया और जाकर दवाई स्टोर से जाकर उठा लिए जाकर दवाई, अब भैया खा लिए उसको। अब प्रॉब्लम ये होता है खाने के बाद उसको ये पता नहीं है कि कितना लेना है टैबलेट। अब लेना है 1 टैबलेट, ले लेंगे वो 2 टैबलेट, तो प्रॉब्लम तो करेगा ही। ये सारे चीज़ रीजन है जो कि ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने से प्रॉब्लम हो रहा है। और ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी दवाई है जिसको आप खा रहे हैं, अपने बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, ये हमारे लिए जितनी लाभदायक है उतने ज़्यादा नुकसान भी होता है इसका। एलोपैथी में जितने भी दवाई होते हैं सबका साइड इफेक्ट होता है, कहीं ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए ओवर द काउंटर ड्रग्स को रोकना ही चाहिए। और लोग इसमें ज़्यादा गूगल से नॉलेज लेकर के ले लेते हैं, तो क्या गूगल चैट जीपीटी से तो क्या ही कर सकते हैं इसमें, है ना। और आजकल लोग डॉक्टर का जाने से डरते हैं। हाँ, बहुत जैसे क्या क्या मतलब कौन कौन सी बीमारी का नाम लेंगे जिससे मैं कराना पड़ सकता है। हाँ, कोरोना जांच करवाएंगे, फालतू का पैसा खर्चा होगा। इससे अच्छा मेडिकल में जाते हैं, दवाई का नाम बोलेंगे, लेंगे, खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। यही चल रहा है, लेकिन ये तो गलत है। हम लोग फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स जितने भी हैं सब लोग पढ़ के कम्युनिटी में काम कर रहे हैं या काम कर रहे हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, तो ऐसा तो थोड़े ना कि ये लोग ऐसे ही आ गए। ये इतना पढ़ाई करने के बाद आते हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं सही है, ये नहीं करना चाहिए लोगों को, और इसको रोकना ही भी चाहिए सरकार को भी। हाँ, बहुत बार होता है ना, जैसे मैं बहुत बार करता हूँ, जैसे कि मैं मेडिसिन मतलब कुछ दिन तक सफर करूँगा उसको लेकर, उसमें दवाई को फिर सोचता हूँ अपने आप ठीक होगा, कभी लास्ट में आकर मैं भी सेल्फ मेडिकेशन चल रहा था। नहीं, आप सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं, आप हेल्थ के फील्ड से हैं। बहुत से लोग होते हैं जिसको नॉन मैट्रिक है, उसको सिर्फ ये याद है कि मॉक्स जो एंटीबायोटिक है वो बुखार में देते हैं, पैरासीटामोल दवाई है बुखार में चलाते हैं। और पैरासीटामोल नहीं, उसको क्लेवम वो याद रहेगा, क्रोसिन याद रहेगा, कालपोल याद रहेगा, ब्रांड नाम है ना। हाँ, वेरी फेमस है कालपोल। ये सब चीज़ वो याद रखते हैं और वो चीज़ दिमाग में फिट रहता है कि बुखार हुआ कालपोल ले आओ, एंटीबायोटिक ले आओ, मॉक्स एंटीबायोटिक ले आओ, क्लेवम ले आओ। ये सारी चीज़ उसको याद हो जाता है। अब याद करके उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। उसको ये चीज़ नहीं पता रहता है कि भाई इस कालपोल को या मॉक्स को या सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन है, इसको कितने डोज में लेंगे, है ना। ये चीज़ नहीं होता है पता, तो ये प्रॉब्लम है सेल्फ मेडिकेशन का। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि हम रिलेवेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जी। सो हमारा अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्राइसिस। हम लोग अक्सर एंटीबायोटिक से गलत तरीके यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे थ्रेट्स प्रॉब्लम्स हो सकती है पब्लिक में। सो तो हमारी तरफ से क्या कदम होना चाहिए जो फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर सिस्टम पे रहना चाहिए इस इशू को रोकने के लिए। अच्छा, ठीक। देखिए, एंटीबायोटिक्स एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसको अगर प्रॉपर लेंगे तभी वो ठीक होगा, तभी वो बैक्टीरियल को किल करेगा, बैक्टीरिया को। अगर आप 2 दिन ले लिए, 3 दिन ले लिए, उसके बाद छोड़ दिए, तो वो आपके बॉडी में रेसिस्टेंस कर लेगा काउज। आप जब दोबारा उस मेडिसिन को खाएंगे, सेम मेडिसिन को, तो उतना डोज में काम नहीं करेगा जितना डोज में पहले काम कर रहा था। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं एंटीबायोटिक गए ले लिए दवाई मेडिकल से, और आपने उसको 2 दिन खा लिए, 625 mg का था, क्लेवम था, लेकिन वो 625 mg जो आपने खाए मेडिसिन, वो 2 दिन खाए, लेकिन वो कितने दिन का था डोज? 6 दिन का। आप 2 दिन खा के छोड़ दिए, हमारे बॉडी तो 2 दिन के लिए उसको अडेप्ट कर लिया ना। फिर दोबारा अगर हम इस चीज़ को खाएंगे तो फिर ये बॉडी उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको इससे ज़्यादा डोज चाहिए, तो ये रेसिस्टेंस का कॉज बन रहा है। और ये चीज़ें गांव का जो होते हैं नॉन आरएमपी डॉक्टर्स, जोला छाप जिसको बोलते हैं, ये धड़ल्लेस कर रहे हैं। ये कुछ भी बीमारी होता है सुइया मार देते हैं, सुई उसको बोतल चढ़ा देते हैं, सुई लगा देते हैं। अब ये भैया सुई तो लगा देते हो आप, लेकिन उसको प्रॉपर लगाओ। 6 दिन जितने उसको डोज है उतने लगाइए आप। 2 दिन लगा के ठीक हो गए। और गांव का लोग भी ऐसा ही है, आज के ज़माने का गांव के लोग को चाहिए 2 दिन में ठीक हो जाए, कम पैसा में इलाज हो गया, बस हो गया। फिर 1 महीने बाद बीमार पड़ जाएंगे, चलेगा, लेकिन 2 दिन में ही उसको ठीक होना है।
तो क्या करेगा बेचारा झोला छाप को भी। तो प्रॉब्लम ये है कि उसको 2 दिन में ठीक करना है, जल्दी से जल्दी इसको ठीक करके देना है। तो यही सब रीजन है जिसके कारण से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो रहा है। और अलग अलग अल्टरनेट एंटीबायोटिक चल रहे हैं मार्केट में, एक रेसिस्टेंस करते दूसरे चीज देते हैं ना। जैसे ऑफ्लॉक्सासिन पहले चलता था ना, तो वो अभी ज़्यादा रेसिस्टेंस कर रहे हैं। तो अब एमोक्सिलिन चल रहे हैं, उसके साथ अलग अलग सफक्सिन होते हैं, ये सब चलते हैं। सो जैसे बताइए कि एंटीबायोटिक्स को हमें रेगुलेटेड और में लेना चाहिए। हाँ, सो प्रॉपर डोज में लेना चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन। अच्छा। सो इसमें दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है? देखिए, जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई जो होता है दोनों सेम ही होता है। अंतर बस इतना है कि ब्रांडेड दवा महंगा होता है, लोगों को लगता है महंगा दवाई है तो अच्छा काम करेगा, और जेनेरिक दवाई सस्ती होती है तो लोगों को लगता है सस्ता है ये तो वैसा ही होगा भाई, काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोगों के दिमाग में गलत बातें हैं। जेनेरिक दवा जितने काम करते हैं उतना ही काम, जो ब्रांडेड जितने काम करेगा उतना ही जेनेरिक काम करते हैं। क्योंकि ब्रांडेड दवा के पास जो होते हैं जो उसका मेन होते हैं उसके पास पेटेंट होता है, जिसके कारण से वो खुद डिसाइड करते हैं कि हम कितना में बेचेंगे। जेनेरिक के पास पेटेंट नहीं होता है क्योंकि उसका पेटेंट डिटेल्ड होता है। उस फार्माकोपिया से फॉर्मुलेशन को उठाया, उसने बना लिया मेडिसिन को और यूज कर रहे हैं। एकदम परफेक्ट होता है जेनेरिक दवाई और इफेक्टिव होता है, कोई अंतर नहीं है। लोगों को जेनेरिक दवाई लेनी चाहिए। और हमारे गवर्नमेंट जितने भी हैं सरकारी अस्पताल में आप देखे होंगे ब्रांडेड दवा नहीं चलता है, जेनेरिक दवा ही चलता है। और इफेक्टिवनेस है वो, पोटेंशियल उसके अंदर उतना ही है जितना ब्रांडेड में होते हैं। बहुत सारे मेडिकल शॉप्स ब्रांडेड में बेचते हैं। मेडिकल शॉप ब्रांडेड इसलिए बेचते हैं क्योंकि उसको पैसा कमाना भी है। ब्रांडेड इसलिए बेचते हैं क्योंकि उसको कंपनी वाले उसको प्रमोट करते हैं, कंपनी वाले उसको एमआर आते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया मेरा मेडिसिन बेचिए, आपको ये गिफ्ट देंगे, आपको ये इतना पत्ता फ्री में दे देंगे, है ना। तो ये सारे चीज़ें हैं, ब्रांडेड दवाई चल रहे हैं। लेकिन हमारे गांव के लोगों के लिए, हमारे रूरल एरिया के लोगों के लिए जेनेरिक दवाई तो बहुत अच्छा है। और इसमें हो सकता है कुछ कुछ है जो 100 पत्ता लिए दवाई, उसमें से 2 पत्ता फॉल्स चला गया, हो सकता है, क्योंकि इसका कोई पेटेंट नहीं रहता है। लेकिन ब्रांडेड का फिक्स रहता है। बनाता कौन है जेनेरिक दवाई जो बनता है, देखिए विजय जी क्या होता है कि जैसे कोई दवाई आपने खोज लिए, तो वो खोजने के बाद आपने सरकार को बोला कि हमने इस दवा को इन्वेंशन किया, डिस्कवर किया, तो सरकार आपको पेटेंट दे देंगे 20 साल के लिए कि आप इस दवा को जितने रेट में बेचना है आप बेचिए। उसका कोई दायरा होता है, ये नहीं कि करोड़ों में बेचिए, है ना। तो वो जो आदमी डिस्कवर किया उसके पास उस दवाई के बारे में पेटेंट है, पेटेंट मिल गया गवर्नमेंट को। अब जब 20 साल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 20 साल, तो जो उसका फॉर्मुलेशन था, जो उसका फॉर्मूला था बनाने का, वो सेम चीज़ें वो गवर्नमेंट को दे देगा कि भैया ये सब फॉर्मूला लेकर के हम इस दवाई को बना रहे थे इतने दिन से। अब वो फॉर्मूला क्या करेगा, गवर्नमेंट फार्माकोपिया में पुट कर देगा। फार्माकोपिया जैसे हमारे यहाँ संविधान होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन होते चलते हैं देश, उससे उसी तरह हमारे फार्मेसी में फील्ड में फार्माकोपिया एक बुक होता है, जो कि उसमें सारे जितने भी ड्रग्स होते हैं सबका फॉर्मूला लिखा रहता है, और उसी फॉर्मूला को लेकर के दवाई बनाया जाता है। तो जब जैसे ही पेटेंट खत्म होता है ब्रांडेड दवाई का, तो वो चला जाता है फार्माकोपिया बुक में, और फार्माकोपिया बुक से जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं उठा लेता है उसका फॉर्मूला, बना लेते हैं उसको। उसमें सब लिखा रहता है कि इतना ये डालना है, इतना ये डालना है, इतना ये डालना है, सारा फॉर्मूला उसमें लिखा रहता है। वो चीज़ उसको यूज करके मेडिसिन बना लेते हैं। तो उसके लिए तो उसको कॉस्ट नहीं लगा ना, खोजने के डिस्कवर के चार्ज नहीं लगेगा। और वो जो पैकेज बनाते हैं वो पैकेज ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बनाते हैं, वो नॉर्मल पैक बना देते हैं। कभी कभी तो टैबलेट ऐसे खुला ही रहता है, टैबलेट पैक भी नहीं करते हैं, डब्बी में रखा रहता है, उसको ले खाइए। देखे होंगे आप, पहले भी चलता था। तो ये अंतर है पेटेंट में ब्रांडेड में, लेकिन दोनों का यूज सेम है। जेनेरिक पेटेंट नहीं होता, पेटेंट उसका एक्सपायर रहता है, और वो जो पेटेंट पहले से बना हो, जिसको मिला था पेटेंट, उसी का फॉर्मूला से ये बनाते हैं। और वैलिडिटी और जो होता है क्लेम करने के लिए ड्रग इशू है फिर कौन जेनेरिक में? देखिए, कोई भी दवाई बनता है कंपनी से या कहीं से भी बनता है तो उसका बैच नंबर होता है, प्रॉपर लाइसेंस रहता है कंपनी को, उसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहते हैं, आरएमपी वो जो होता है
GMR होता है ना, वो सब चीज़ें रहते हैं। तो सारे चीज़ वैलिड होने के बाद ही वो चीज़ होता है, तो गलत तो नहीं होता है उसमें। बैच नंबर में अगर एक में होगा गलत तो पूरे बैच नंबर को कैंसिल कर दिया जाता है। ये चीज़ें हैं ब्रांडेड में, लेकिन इफेक्ट दोनों का सेम रहता है, काम दोनों सेम ही करेगा। और अगर आप खरीदेंगे जाके ब्रांडेड दवाई तो आपको 200 में मिलेगा, वही जेनरिक लेंगे तो 2 रुपया में मिल सकता है वो, है ना। हालांकि बेचते हैं लोग, महंगे महंगे भी बेचते हैं बहुत लोग। चलिए ये टॉपिक तो आगे चलो दूसरा। अभी इसमें डाउट थे मेरे भी, मतलब क्लियर हो गए। और आप सब में ये होगा कि पैसे देने पे अच्छा क्वालिटी मिलता है। हाँ आपसे हमें दिमाग नहीं कि हमें पैसे देने ज़्यादा अच्छा क्वालिटी मिलता है, पर यहाँ पर समझ में आता है कि जेनरिक अच्छा होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। the role of pharmacist in public health. So एक फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में क्या रोल है बियॉन्ड डिस्पेंसिंग ड्रग्स? अच्छा, देखिए आज के दिन में फार्मासिस्ट जो होते हैं सिर्फ दवाई बांटने का काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आया उधर से प्रिस्क्रिप्शन और वो पढ़ लिए दवाई दे दी, इतना ही काम नहीं है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट का काम है कि वैक्सीनेशन करते हैं लोग, टीका लगाते हैं ना, उसमें भी फार्मासिस्ट का काम होता है। आप किसी प्रकार के एजुकेशन काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें भी फार्मासिस्ट का काम है। जैसे कि मान लो किसी को ड्रग्स का डोज समझना है, फार्मासिस्ट उसको समझाते हैं। काउंसलिंग करना है पेशेंट को, एजुकेट करना है पेशेंट को, तो इन सारे चीज़ों में फार्मासिस्ट अच्छा काम करते हैं, है ना। ये नहीं कि फार्मासिस्ट का काम सिर्फ है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के, नहीं, बहुत काम है फार्मासिस्ट का, और भी बहुत सारे काम है। जैसे कि मान लीजिए कोई कैंपेन हो रहा है, उस कैंपेन में भी फार्मासिस्ट का काम होता है ना। दवाई के बारे में बहुत नॉलेज रहता है फार्मासिस्ट को, दवाई बनाने के साथ साथ उसका यूज भी जानते हैं। अब ये बताइए, जो चीज़ जो बनाया उसको ज़्यादा नॉलेज रहेगा कि जो चीज़ उसको पढ़ा उसको ज़्यादा नॉलेज रहेगा? जो बनाया उसको ज़्यादा नॉलेज रहेगा ना। भाई उसने तो बना दिया है दवाई को, तो उसको ज़्यादा नॉलेज रहेगा। बट ये प्रिस्क्रिप्शन करने का ऑर्डर नहीं रहते हैं हमारे देश में, इसलिए वो फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं करते मेडिसिन, बट नॉलेज प्रॉपर रहते हैं उसको दवाई के बारे में, क्योंकि उस दवाई का फॉर्मूला, उस दवाई का यूज, साइड इफेक्ट, उसका आईपिक नेम, केमिकल फॉर्मूला, सारा चीज़ उसके दिमाग में घुसे रहते हैं दवाई के बारे में। तो फिर भाई कैसे नहीं जानेंगे उसके बारे में, अच्छे से जानते हैं वो। तो ये फार्मासिस्ट उसको ये नहीं है कि सिर्फ दवाई पर्चा बांट दिए हो गया, बहुत से काम है उसमें। मतलब केमिस्ट और फार्मासिस्ट एक ही होते हैं? हाँ, दोनों एक ही होता है, केमिस्ट और फार्मासिस्ट एक ही। केमिस्ट फार्मासिस्ट मतलब ये इसलिए लोग बोलते थे, केमिस्ट का मतलब केमिकल को फॉर्मूला करना, अलग अलग केमिकल को मिला के। पहले ज़माने में देखिए क्या होता था विजय जी कि ये जो है ना डोजेज फॉर्म नहीं चलता था, टैबलेट कैप्सूल जो आ रहे हैं ना, सिरप आ रहे हैं, ये नहीं था पहले। पहले था क्या कि मान लीजिए दवाई डॉक्टर बोल दिया कि एमोक्सिलिन देना है और साथ में क्लेबम दे, उसमें सल्बुटामोल मिलाना है ना, एंटीबायोटिक्स जो आजकल क्लेबम चल रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, एमोक्सिलिन को उठाएंगे इधर से सल्बुटामोल को मिलाएंगे, दोनों मिला के उसको कूट काट के पीस पास के उखरी समाट जो भी होता था पहले जमाने के मोटर और उसमें, और मिला के देते थे, तो उसको केमिस्ट बोल देते थे, मतलब केमिकल को मिलाना। मेरे समझ से तो यही है। और फार्मासिस्ट जो अपन फार्मेसी के बारे में जानते हैं, ड्रग्स के बारे में, दोनों सेम ही है। चलिए मैं सब केमिस्ट्री पढ़ के न्यूज़ बताऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन के आज के यहाँ से पॉडकास्ट सेशन के आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, so question is topic is the program of drug abuse and the over the counter addiction. so आजकल ड्रग को मतलब बिना किसी लिमिट के लोग लेते हैं, इनका जब कंजम्पशन करते हैं और बिना इसके प्रिस्क्रिप्शन के कि हमें कितना डोज कब लेना है, और हम जब भी इसका क्रेविंग आती है अंदर से तो हम उस ड्रग कंज्यूम करते हैं। सो इसको हम लोग सही कहते हैं क्या काउंटर कर सकते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से बोलिए विजय। What are the most commonly misused over-the-counter or prescription drugs? अच्छा, How can awareness regulation है? इसमें मतलब जागरूकता हमारे पास कर सकती है। हाँ, ये इसके लिए क्या करते हैं कि अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, कैंपेन लगाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, है, और पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि आप ओवर द काउंटर ड्रग मत लीजिए, इसका बहुत सारा
साइड इफेक्ट है। लोगों को जागरूक करते हैं चीज़ों को लेकर के, लोगों को समझाते हैं कि भाई ये आप ऐसा मत करिए, ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ये सारे रोल होते हैं। इसका बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि मॉनिटर करते हैं ड्रग्स को, कि कौन से एंटीबायोटिक्स कहाँ देना है, कैसे देना है, नहीं देना है। ये सारे प्रोग्रामिंग होता है जिसके थ्रू एक फार्मासिस्ट या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है इसको कंट्रोल करते हैं, है ना। इसका अलग अलग वे है। हाँ, जैसे मैंने शायद सीरीज में देखा था कि एक जेनेरिक टाइप का मेडिसिन था जो शायद ट्रैंकुलाइजर, हाँ ग्रीन कलर की, हाँ हाँ वो एक लड़की एडिक्ट थी उससे, तो वो कभी शांति अपने रिलैक्स मूड के लिए जी बहुत ज़्यादा हाँ हाँ बिना विदाउट प्रेशर, लाइक ऐसा कि टॉफी है, टॉफी की तरह खा लो बस, अच्छा मस्त अच्छा। रहो। तो इसमें आपको क्या कहना है? नहीं, जैसे मान लीजिए उस टाइप्स का कोई ड्रग्स ले रहा है जो कि नशा वाला है दवाई, तो उनको ये कहना कि भाई ये दवाई आपको अगर बीमारी है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है तो ले रहे हैं, ठीक है, ओके, लेकिन जब उसको भी लिमिट होता है उस ड्रग्स का। लोग कोई कोई क्या करते हैं, इस चीज़ को मज़े के लिए लेने लगते हैं, नशा के लिए लेने लगते हैं, ट्रॉफी समझ के, और सोचते हैं इसको ले लेंगे ना अच्छा नींद आएगा, अच्छे से सो जाएंगे। नींद नहीं आएगा, ये सुलाया तो आपको सुला देंगे, किसी दिन ऊपर ही भगा देंगे तो इसलिए इस चीज़ को मत लेना चाहिए लोगों को। ट्रैंकुलाइजर्स हो गया, ये सब एंजाइटी के लिए ड्रग्स होते हैं। ये सब ट्रैंकुलाइजर हो गया, एस्ट्रिक्निन हो गया, एमिट्रिप्लिन हो गया, है ना, ये सारे ड्रग्स जो नींद के लिए होते हैं, नारकोटिक्स के कैटेगरी में आते हैं ये सब। चलिए, मैं आशा करता हूँ सबको हमारे टॉपिक्स चीज क्लियर हो गए होंगे, और आप सबको धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। आपको और जिसमें का बस हम बिलोंग कर जा रहे हैं, तो आपका इसमें ओवरऑल इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि आप जब भी मेडिसिन लेते हैं तो एक आरएमपी डॉक्टर से एडवाइस करके ही दवाई लें। एक कोई भी फार्मासिस्ट या कोई भी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, उसके पास अथॉरिटी नहीं होते हैं दवाई देने की। तो सो जब भी मेडिसिन लें, प्रॉपर आरएमपी के एडवाइस से लें, ओवर द काउंटर ड्रग को अवॉइड करें, और जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं अपन, उस एंटीबायोटिक को प्रॉपर डोज में लें। ऐसा नहीं कि 2 दिन लिए, ठीक हो गए, छोड़ दिए, है ना। तो इसको पूरा प्रॉपर डोज में लें। और ये जो मेडिसिन होते हैं, जैसे विजय जी बताए, ट्रैंकुलाइजर्स हो गया या एमिट्रिप्टिन हो गया, जो कि ओवर द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, नारकोटिक ड्रग्स होते हैं, इससे अवॉइड करें, इसको नहीं यूज करें। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा जी। थैंक यू थैंक यू। हम इस पॉडकास्ट का एंड करने जा रहे हैं, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यस यस समवन हु लीड्स इट टू, यस। किसी को जरूरत हो या फिर जो भी इस गलत मिथ से में पड़ा है उसको मिथ भी कह सकते हैं, हाँ गलत फैमिली, तो आप उनका भी मिथ तोड़ना चाहते हैं, वीडियो को जरूर शेयर करें। यस। तो तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक यू सुमित जी, थैंक यू विजय जी, थैंक यू।